हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी काव्य से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि आपके सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही होने वाले हैं। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एनईपी के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कराती है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे, जो कि आपके हिंदी काव्य से होने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वापर कहते हैं अगला पिछला के संबंध से श्रृंखलाबद्ध और अविच्छिन्न अविच्छिन्न कहा जाता है। अखंड या अटूट रूप से होते चले आ रहे कार्य को कहते हैं, तो उसे परंपरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान का उपलब्ध आदि स्रोत माना गया है। तो ज्ञान का उपलब्ध आदि स्रोत यानी सबसे पहला स्रोत जो है वह वेदों को माना गया है। प्रश्न 3 है यहाँ पर, आरंभिक काल में ज्ञान और साहित्य की भाषा थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गारसदा तासिका। नेक्स्ट यहाँ पर, भाषा काव्य संग्रह ऐतिहासिक रचना है। तो यह रचना है महेश दत्त शुक्ल की। अगला प्रश्न यहाँ पर, डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। तो उन्होंने 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आदिकाल को अन्य किस नाम से पुकारा गया। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। आविर्भाव काल के भी नाम से जाना गया है, और उत्तर अपभ्रंश काल के नाम से भी, चारण काल के नाम से भी सभी विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए आदिकाल को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, इन सभी से। इसके बाद अगला प्रश्न है, आदिकाल के नाम को उसके नामकरणकर्ता के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इसके बाद नामकरणकर्ता दिए गए हैं। तो ये दिया गया यहाँ पर, सिद्ध सामंत युग यह कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। संधिकाल संधिकाल कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और वीरकाल कहा था विश्वनाथ प्रसाद ने। वीरगाथा काल कहा था डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल कहा था डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। आदिकाल के सभी नाम आपको जरूर याद रखने हैं। आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सधुक्कड़ी भाषा कहलाती है। तो सधुक्कड़ी भाषा जो है वे कबीर की कहलाती है, क्योंकि कबीर एक साधु यानी संत थे। अगला प्रश्न है, अलंकृत काल के नाम से कौन सा काल जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है और अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रृंगार काल या अलंकृत काल दोनों में से कोई भी प्रश्न आता है तो आपको टिक लगाना है रीतिकाल पर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। तो ये नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को किस नाम से संबोधित किया। तो उन्होंने कला काल के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। तो उनका कथन है, सांचा चाहे कोई भी हो उसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा प्रदान की। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर, चंद्रधर शर्मा गुलेज ने। अपभ्रंश एक भाषा होती है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की भाषा को विद्वानों ने नाम दिया। तो इसे नाम दिया था उन्होंने अवहट्ट भाषा। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या बताई गई है। तो सिद्धों की संख्या है 84। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इनमें से सिद्ध है। तो सिद्ध है लुईपा, सरहपा और सबरपा, सभी सिद्ध कवि है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सभी। अगला प्रश्न है, संध्या भाषा कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी यहाँ पर, मागधी अपभ्रंश को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चारणकालीन साहित्य तो मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है, ये कथन है। तो ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। अगला प्रश्न है, नाथों की शिष्य परंपरा में आदिनाथ कहा गया है।
तो आदिनाथ कहा गया है शिव को। अगला प्रश्न है नाथ पंथ कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो नाथ पंथ 12 शाखाओं में विभक्त है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, 12। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय की विचारधारा व्यवहारिक दृष्टि से किसके योग मार्ग यानी हठ योग के अधिक निकट है? यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पतंजलि के। तो गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रतिपादक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, धनपाल परमात्म प्रकाश। यहाँ पर ये रचनाएं दी गई हैं स्वयंभू इनके द्वारा रचित एक रचना है पौंचर्यु, और पुष्यदंत इन्होंने लिखा है आदि पुराण। राम सिंह ने लिखा है पाहुड़ दोहा। धनपाल के द्वारा परमात्म प्रकाश नहीं लिखा गया है, परमात्म प्रकाश आचार्य योगिंदु के द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद रखना है परमात्म प्रकाश आचार्य योगिंदु के द्वारा लिखा गया है, जबकि धनपाल के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है शालिभद्र सूरी की कीर्ति है? तो इनकी कीर्ति यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं? तो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है विद्यापति की अपभ्रंश में रचित कीर्ति नहीं है? तो यहाँ पर पुरुष परीक्षा इनकी अपभ्रंश में रचित नहीं है, जबकि कीर्तिलता भी है, कीर्ति पताका भी है, शिव सिंह चरित्र भी है। अगला प्रश्न है गद्य पद मिश्रित ऐतिहासिक रचना है? तो यह है कीर्ति पताका, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, शिव सिंह के। अगला प्रश्न है लौकिक साहित्य किस देश भाषा में उपलब्ध होता है? इसका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी डिंगल में। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुक्रियों की गणना होती है? यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, देश भाषा साहित्य के अंतर्गत। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तर भारत में भक्ति भावना को प्रभावित करने का श्रेय स्वामी रामानंद के अतिरिक्त किसे जाता है? यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, महाप्रभु वल्लभाचार्य को। अगला प्रश्न है भक्त कवियों ने स्वीकार नहीं किया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, राज्याश्रय को। नेक्स्ट है वेदांत के अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य ने जन्म दिया? तो उन्होंने जन्म दिया था शुद्धाद्वैतवाद को। अगला प्रश्न है द्वैताद्वैतवाद को मान्यता दी? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, निम्बार्काचार्य ने। अगला प्रश्न है भक्ति काल के कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में बाधक माना? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, अहंकार को। अगला प्रश्न है राम के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, तुलसीदास ने। नेक्स्ट है विनय पत्रिका में किस रस की प्रधानता है? यहाँ पर ऑप्शन सी शांत रस राइट आंसर हो जाएगा। और विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है? तो भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है श्री रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है पद्मावत की भाषा है? तो पद्मावत की भाषा है अवधी, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है शाक्य कहलाते हैं? तो शाक्य शक्ति के आराधक कहलाते हैं। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति के संप्रदायों में सम्मिलित नहीं है? तो कृष्ण भक्ति के संप्रदायों में ब्रह्म संप्रदाय सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है राम भक्ति से संबंधित है? तो राम भक्ति से संबंधित है श्री संप्रदाय। नेक्स्ट है संत काव्य परंपरा के कवि है? तो संत काव्य परंपरा के कवि है कबीरदास। अगला प्रश्न है सूफियों ने ईश्वर को कहा है? तो सूफियों ने ईश्वर को हक कहा है। नेक्स्ट है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है मध्वाचार्य। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय नहीं है, यहाँ पर ब्रह्म संप्रदाय राइट आंसर है। नेक्स्ट है कृष्ण को सखी मानकर उनकी उपासना करने वाला संप्रदाय कहलाता है? तो इसे कहा जाता है हरिदासी। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञानाश्री तथा प्रेमाश्री शाखाओं में विभक्त किया? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कबीर के काव्य में नाथ पंक्तियों का कौन सा पारिभाषिक शब्द मिलता है? यहाँ पर इडा भी मिलता है, पिंगला और षटचक्र। तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कबीर का शिष्य माना जाता है? तो कबीर का शिष्य माना जाता है धर्मदास को। अगला प्रश्न है किसके अनुयायी सत्य नाम कहकर एक दूसरे को संबोधित करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, दादू। नेक्स्ट है रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए? तो यहाँ पर रचनाएं दी गई है और उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर रामेनी है, रामेनी कबीरदास की रचना है। अंगवधु यह
सुंदर दास की रचना है। भगत बच्छावली यह मलूक दास की रचना है। और गुरु ग्रंथ साहिब यह गुरु नानक देव की रचना है। अगला प्रश्न है, जो सुमेलित नहीं है उसे छांटिए। तो यहाँ पर कुतुबन है, इनकी रचना अखरावट नहीं है, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उस्मान की रचना है चित्रावली। मंझन इनके द्वारा लिखी गई है मधुमालती। और नूर मोहम्मद इनके द्वारा इंद्रावती लिखी गई है। जबकि यहाँ पर कुतुबन के द्वारा अखरावट नहीं लिखी गई है, अखरावट लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, तो यह सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आरती कीजिए हनुमान लाला की इस स्तुति के रचयिता है। तो इसके रचयिता है स्वामी रामानंद। नेक्स्ट है, रीतिबद्ध कवि है। तो रीतिबद्ध कवि यहाँ पर सभी दिए गए हैं, केशवदास और चिंतामणि, भूषण और मतीराम, पद्माकर और रसलीन, सभी रीतिबद्ध कवि हैं। तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। तो यहाँ पर रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद भी है, आलम भी है, यहाँ पर देव नहीं है, बोधा भी है। तो ऑप्शन सी देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। देव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। रीतिकाल की 3 काव्य धारा होती है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध है। तो यहाँ पर देव जो है वे रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है, रीति मुक्त के नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि है। यहाँ पर ऑप्शन बी बिहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर, यहाँ पर ठाकुर रीति मुक्त के कवि है। रसलीन, रसलीन रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। और श्रीपति रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। जबकि बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। तो यहाँ पर रीति सिद्ध काव्य धारा के जो सबसे प्रमुख कवि है वे हो जाएंगे बिहारी। अगला प्रश्न है, साँचा चाहे कोई भी हो उसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। रीतिकाल के संदर्भ में कथन है। तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, रीति निरूपण के अंतर्गत आता है। तो रीति निरूपण के अंतर्गत रस छंद भी आता है, अलंकार भी और नायक नायिका भेद भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य किस रस की प्रधानता रही। यहाँ पर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है वीर रस। अगला प्रश्न है, किस अलंकार का रीतिकालीन काव्य में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। यहाँ पर अतिशयोक्ति का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के काव्य की प्रधानता रीतिकाल में रही। यहाँ पर ऑप्शन सी मुक्तक राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का गद्य लेखक कौन है। तो यहाँ पर इंसान खां भी है, मुंशी सदासुख लाल भी है और सदल मिश्र भी है। तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रीति काव्य की परंपरा अपभ्रंश के किस सिद्ध कवि से आरंभ होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, पुष्यदंत से। अगला प्रश्न है, रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर रचनाकार है और उनकी रचनाएं दी गई है। तो कर्णाभरण इनके द्वारा लिखी गई है कवि कर्णेश। चिंतामणि इनके द्वारा रसविलास लिखी गई है। मोहनलाल के द्वारा श्रृंगार सागर लिखी गई है। और कृपराम के द्वारा रसमंजरी लिखी गई है। तो आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, समस्त रसों के निरूपक आचार्यों में सर्वप्रथम नाम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, चिंतामणि का। अगला प्रश्न है, कविकुल कल्पतरु रचना है, यह रचना है चिंतामणि की। अगला प्रश्न है, रसलीन के नाम से प्रसिद्ध कवि है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सैयद गुलाम नबी। अगला प्रश्न है, सेनापति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यहाँ पर ऑप्शन सी कवित्त रत्ना का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने की उक्ति प्रचलित है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कविवर बिहारी के लिए। तो ये सभी यूनिट 1 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं इसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।